साथ कन्हैया मौजूद हैं और कन्हैया से बात करते हैं कि कन्हैया जो रैली रही है, लगातार आप साथ घूम रहे हैं, क्या लगता है कि जिस भारत जोड़ो की हम बात कर रहे हैं, मतलब अभी स्थिति वो स्थिति है कि हम जोड़ने के लिए एक साथ एकजुट हो? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आपने प्रश्न किया कि क्या भारत को जोड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या भारत टूट रहा है। कोई चीज़ टूट रहा है तभी तो उसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ अगर बिगड़ रहा है तभी तो उसके मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा ऐसा मानना है कि चाहे गाड़ी हो, घर हो, देश हो, समाज हो, रिश्ते हों, हर चीज़ में ना मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने मुझे घर बना करके दिया, मेरी माँ ने जो है मुझे गाड़ी खरीद करके दी। वो घर जो है वो 70 साल पुराना हो गया है, तो उसमें मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जो है रंग रोगन कराना पड़ेगा। हाँ, उसकी अगर ईंटें अगर हिल गई हैं तो ईंट जो है वो बदलना पड़ेगा। अब इसको देश के ऊपर अगर हम आरोपित करके देखें या देश के साथ इसको जोड़कर समझने का प्रयास करें तो हम क्या समझ पाते हैं कि देश में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें होती हैं। अर्थव्यवस्था होता है, समाज होता है और उसकी राजनीतिक संरचना होती है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देश टूट रहा है अर्थव्यवस्था के माध्यम से। आप देखेंगे कि कोरोना के दौरान करोड़ों लोगों ने जो है अपनी नौकरी गंवा दी। किसान जो है आज बुरी हालत में है, आत्महत्या कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी जो है वो 45 साल में सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आम लोगों की जो खरीदने की शक्ति है वो लगातार घटती जा रही है और देश की जो रूलिंग पार्टी है वो विधायक खरीदने में अभी अव्वल नंबर पे चल रहा है। आप ये देखेंगे कि देश के भीतर लोग जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हुई है, लेकिन देश के जो एक पूंजीपति हैं वो जो है आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गए। आप ये देखेंगे कि रुपया जो है अपने निचले स्तर पे चला गया है। 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारतीय पासपोर्ट छोड़ दिया, वो देश छोड़ करके चले गए। तो इस स्थिति को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। आप अगर समाज की बात करेंगे तो आपको आए दिन ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी कि कहीं जात के नाम पे हिंसा हुई है, कहीं धर्म के नाम पे उन्माद फैलाया गया है। मान लीजिए अगर किसी का गला काटा जाता है धर्म के नाम पे, मैं किसी धर्म को अच्छा या किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा हूँ, समस्या धर्म का नहीं है। आज भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह क्या कहते थे कि धर्म जब राजनीति में प्रवेश करता है तो सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है। मतलब जब धर्म के आधार पे राजनीतिक दुरुपयोग किया जाने लगता है, जब धर्म को धंधा बना लिया जाता है, उससे समाज में नफरत फैलती है और पहचान को आधार बना करके एक पहचान के समूह वाले व्यक्ति को दूसरे पहचान के समूह वाले व्यक्ति से लड़ाया जाता है। ऐसा हमने क्षेत्र के आधार पर भी देखा है, ऐसा हमने धर्म के आधार पर भी देखा है, जाति के आधार पर भी देखा है, संस्कृति, भाषा और बोली के आधार पर भी देखा है। तो कोई भी जो देश है उसमें अगर 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो सब जितना एकजुट रहेंगे देश उतना मजबूत रहेगा। एक क्रिकेट टीम का आप उदाहरण ले लीजिए, सभी धर्म सभी जाति के लोग उसमें खेलते हैं, लेकिन पूरी टीम जब मिल करके खेलती है तब वो टीम जीत पाती है। लेकिन आप देखेंगे समाज का ताना बाना जो है लगातार तोड़ने का प्रयास किया जाता है, उस ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। कैसे? जब देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे, देश के बड़े नेता जो हैं उनकी मौजूदगी में कब्र से जो है किसी को निकाल करके उसके साथ बलात्कार करने की बात की जाएगी, जब धर्म के आधार पर नफरत वाली भाषा, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो या टीवी स्टूडियो का डिबेट हो, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गांधी का वो देश जिसमें कहा जाता था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबके सन्मति वाले देश में आज जो है मत के आधार पर लोगों के साथ जो है वो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाना, उलझाना, समाज के इस जो मोहब्बत वाली संरचना है उसको तोड़ करके जो है एक नफरत वाली संरचना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो क्या राजनीतिक संस्कृति थी? जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। आप देखे होंगे कई बार जो है विपक्ष का नेता रहते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजा गया।
अभी कैसी राजनीतिक संस्कृति बन गई है कि अपनी ही सरकार के मंत्री हैं गडकरी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के जितने सीनियर नेता हैं खुल करके आज जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होंगे, इस पर दिन रात बहस हो रहा है। चुपचाप भाजपा का प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा को दोबारा बना दिया गया है, इस पे कोई बात नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है। मैं फिर से गांधी जी को कोट करूंगा, गांधी जी कहते थे कि जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तब वो तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा। और हम कहते हैं कि तानाशाह और शाह ये दोनों मिल करके जो है इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और हत्या करने के लिए जो केंद्रीय एजेंसियां लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उन तमाम चीज़ों का आज दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष का गला दबाने के लिए। अब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विपक्ष नहीं बचेगा तो फिर वो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और जब बड़े मंच से ये कहा जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते हैं, वो जमहूरियत मुक्त, लोकतंत्र मुक्त जो है राजनीति देश में चाहते हैं। तो तीनों ही आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे भारत की जो आत्मा है आज उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ और सीधा है कि हम लोक और तंत्र आपस में जुड़ा रहे। ऐसा ना हो कि तंत्र लोक के ऊपर हावी हो जाए और लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील हो जाए। इसीलिए भारत जोड़ो के लिए निकले हैं। और जब भारत जोड़ो के लिए हम निकले हैं, ये सड़कों के किनारे खड़े हुए लोग हैं, ये जो मुस्कुराते चेहरे हैं बच्चों के, उससे हमको इसका सही मायना समझ में आया है कि भारत जोड़ने का मतलब है संस्कृतियों को संस्कृतियों से जोड़ना। मैं बिहार से आता हूँ, मेरा नाम कन्हैया है, और मैं जब यहाँ केरल में आया हूँ तो मैं गुरुवायूर मंदिर जो है उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है। नहीं, मंदिर जाने में क्या विवाद होगा, कन्हैया जो है सो मंदिर घूमने लगे हैं। नहीं, देखिए, यही देश को अपनी आंखों से देखना बहुत जरूरी है। केरला एक ऐसा जगह है जहाँ दुनिया की प्राचीनतम मंदिर, दुनिया का प्राचीनतम मस्जिद और दुनिया का प्राचीनतम गिरजाघर है। तो आप अगर इस प्रदेश में हैं जिसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, तो इसकी खूबसूरती को देखना, और यहाँ के जो लोग हैं उनको हम कह रहे हैं कि आपके दर्द और हमारे दर्द एक हैं। आपके यहाँ भी बेरोजगारी है, आप भी पेट्रोल पंप पे जा करके पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं। तो हम अपना दर्द एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, अपनी खुशी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। संस्कृति से संस्कृति जुड़ रही है, मान्यता से मान्यता, पुराण से पुराण, धर्म से धर्म, भाषा से भाषा, बोली से बोली, खान से पान। ये जो पूरा का पूरा भारतीय होने का एक जो वास्तविक अर्थ है, उसी वास्तविक अर्थ को प्राप्त करने का उद्देश्य है यह भारत जोड़ो यात्रा। और हम कहते हैं कि जमीन के आधार पे यह देश एक बार टूट चुका है, जज्बात के आधार पे इस देश को हम दोबारा नहीं टूटने देंगे। इसीलिए ये जो देश को तोड़ने का प्रयास लगातार किया गया है, झूठा वीडियो बना करके, टीवी स्टूडियो में जो है बिना मतलब का मुर्गा लड़ा करके, तो आज वो परिस्थिति आ गई है कि आपको सीधे जनता के पक्ष में, ये अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम इनसे जो है मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये लोग अपने घर के बाहर खड़े हैं, इनको हम टीवी, मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप इसके माध्यम से नहीं रीच आउट कर पा रहे थे। लेकिन दर्द इनका भी है, दर्द हमारा भी है। दर्द जो है कन्याकुमारी में रहने वाले लोगों का है और दर्द बिहार में रहने वाले लोगों का भी है। इस दर्द को साझा करना और इस खुशी को साझा करना कि इस संघर्ष में हम लोग साथ हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा है। और कई लोग जो है इसको राजनीति और चुनाव से जोड़ करके देखते हैं, दल से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दल का नहीं, देश की यात्रा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस के साथ 1 वर्ष का साथ रहा आपको, आज ही के दिन आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे भगत सिंह की जयंती के मौके पर, कैसा क्या अनुभव रहा कांग्रेस को लेकर? जो चीज़ें सामने चल रही है वो कांग्रेस, और आप जिस कांग्रेस से 1 साल से जुड़े हुए, कई साथी जो आपके साथ कांग्रेस में शामिल हुए वो वापस फिर आपको छोड़कर भी चले गए। वैचारिक रूप से जब भी आपसे हमारी बात होती है कि पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा को अगर हम स्वीकार करते हैं उनसे जुड़िए। क्या लगता है कि आज के दौर में सत्ता और उसका जो पावर है उसको लेकर उस तरह के ज़्यादा कमिटमेंट उन्हीं चीज़ों को लेकर है, वैचारिकता की कमी देखने की वजह से चीज़ें बदल रही हैं। तो आप 1 वर्ष हुआ है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में मेरा जाना
वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता के साथ क्या संबंध रहा है और वो सत्ता में कब आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और आज जब लोकतंत्र पे इतना बड़ा संकट है तो कांग्रेस पार्टी वो जिम्मेवारी मजबूती से निभाए, उसमें हम योगदान करने के लिए जो है इस पार्टी में शामिल हुए। और एक वैचारिक एकता की ज़रूरत थी। मैं उस दिन भी बोला था और आज भी दोहरा रहा हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह को हम लोग याद कर रहे हैं कि इस देश को गांधी जी की एकता, अंबेडकर जी की समानता और शहीद आजम भगत सिंह की वीरता की ज़रूरत है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां आप इस तीनों तरह की वैचारिक धाराओं को एक साथ कर सकते हैं। किसी भी एक पार्टी में, मान लीजिए कि आप कोई ऐसी पार्टी की बात करें जो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब की बात करती हो, या किसी ऐसी पार्टी की बात करें जो सिर्फ शहीद आजम की बात करती हो, या कोई वैसी पार्टी की बात करें जो सिर्फ गांधी जी की बात करती हो। आज इन तीनों को एक साथ लाने की ज़रूरत है और इसको करने की क्षमता जो है वो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन के गर्व से पैदा हुई है। तो यही उद्देश्य को लेकर के आज हमको उन लोगों से मतलब नहीं है जिनके लिए कांग्रेस का पर्याय है सत्ता। अभी कांग्रेस का पर्याय है संघर्ष। आप मुझे बताइए कि आपके ही याद में, आप इतने दिनों से जो है कवरेज कर रहे हैं, मीडिया में हैं, कब कांग्रेस को ऐसे सड़क पे उतर करके संघर्ष करते हुए आप देखे थे? तो 1 साल हुआ है और 1 साल के मौके पे हम लोग सड़क पे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो है हमारे लीडर वो चल रहे हैं। पूरी पार्टी जो है, आप देखिए, ये आप आगे से लेकर के पीछे तक आप मतलब अंदाजा लगाइए, नहीं कुछ भी तो एक बार जो है सड़क पे 50-60 हजार लोग चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पार्टी तो जुड़ ही रही है, साथ ही साथ हम लोगों के दर्द से, उनका जो जीवन का संघर्ष है उस एहसास से जुड़ पा रहे हैं। और मुझे पूरी खुशी है कि हम जिसके लिए कांग्रेस में आए थे ना, उस काम को हम कर पा रहे हैं। सत्ता के लिए वैसे भी नहीं आए थे, सत्ता से हम कितना दूर हैं और सत्ता कब मिलेगी ये हमारी जो है आज भी प्राथमिकता नहीं है। संघर्ष के लिए आए थे और एक मजबूत विपक्ष को जैसे संघर्ष करना चाहिए वैसे कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने की कोशिश कर रही है। 1 साल पूरा हुआ है, साल दर साल जो है बीतेगा और इसीलिए हमारी भारत जोड़ो यात्रा का भी एक नारा है, मिले कदम जुड़े वतन। तो ये साल दर साल कदम बढ़ाते जाएंगे। इसमें जो है सत्ता चलाने की, सरकार चलाने की जिम्मेवारी भी आएगी, लेकिन अभी संघर्ष करने की जिम्मेवारी उसको ईमानदारी से निभानी है। जिस तरीके से अनुशासित होकर लोग सड़क पर चल रहे हैं, अमूमन पॉलिटिकल पार्टी का जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो कुछ दूसरे तरीके का माहौल दिखता है। तो लग रहा है कि जो वाकई में जोड़ने की जो एक दिल के अंदर से जो भाव आनी चाहिए, एकदम अनुशासित, कहीं भी एम्बुलेंस जा रहा है तो आप रास्ता उसको दे रहे हैं, कोई गाड़ी को जबरन नहीं रोक रहे हैं, एक अनुशासित सड़क के किनारे जो है हर एज ग्रुप के, देखिए बच्चे, बूढ़े, जवान अनुशासित होकर के खड़े हैं। तो उनके अनुशासन से जो है हम भी अनुशासित होकर के चल रहे हैं। क्या कहते हैं ना कि संस्कृति से संस्कृति मिलती है, परिपाटी से परिपाटी बनती है। एक तो आप भारत के वैसे क्षेत्र में हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं, और ये जो है बड़े जो है अपनी संस्कृति को लेकर के बड़े संवेदनशील इंसान होते हैं इस इलाके में। और हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, जो भारत यात्री हैं, उनका भी अपना एक अनुशासन है। वो एक तरह से सत्याग्रही का जीवन जी रहे हैं, मतलब खान पान से लेकर के रहन सहन तक वो एक सत्याग्रही का जीवन जी रहे हैं। और उनके मन में ना भाव भी कहीं ना कहीं उसी तरह का है कि गांधी जी जब दांडी मार्च किए थे तो उसमें जो चलने वाले लोग थे उनका क्या अनुशासन था, वही भाव लेकर के मन में चल रहे हैं। इसीलिए ये कोई सामान्य पॉलिटिकल रैली नहीं है, इसमें सामाजिकता भी है, इसमें जो है आध्यात्मिकता भी है और इसमें राजनीति भी है। 120 लोगों का चयन कैसे हुआ ये भी जानना था, क्योंकि हर लोग ऐसे लोग हैं, उनका चयन करना, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, उनका एक कमिटमेंट लेवल देखने को मिल रहा है। वो भी अब निरंतर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे। ये चयन की पद्धति क्या रही कांग्रेस की तरफ? देखिए, इस चयन का कोई खास पद्धति नहीं था, वॉलंटियरली जो है वो नाम मांगा गया। जिन लोगों के पास जो है इच्छा शक्ति थी, तो जो कहते हैं कि विल पावर था कि हम चलना चाहते हैं, उनका नाम आया। और मुझे लगता है कि ये शायद वातावरण और फिजा का असर है कि लोग फिर उस माहौल में चलने लगे। और करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान।
लोगों को अब अभ्यास हो गया है, आदत हो गया है, लोग चलने लगे। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ कन्हैया जुड़े हुए थे, और ये किस परिस्थिति में ये यात्रा आगे बढ़ रहा है और लोग किस नज़रिए से इस यात्रा को देख रहे हैं, या फिर कन्हैया ने कांग्रेस में आने की बात को भी स्पष्टता के साथ रखा कि हम कांग्रेस में क्यों आए, किस उद्देश्य से आए और किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।